रास्तों से गुजरकर यहाँ तेहरान पहुंची हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत खुद एक साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का इतना बड़ा शिकार रहा। अंग्रेज़ों ने हमें कितने साल गुलाम बना के रखा और हमसे बेहतर। देखिए, भारत से मैंने देखा कि कई लोग छात्र जैसे दरभंगा जिले से लोग आ गए, हाँ, अब ये सीतामढ़ी से आ गए, कुछ लोग गोरखपुर से आ गए, अपने आप चल दिए। मतलब उनको कोई पता ही नहीं था कि कैसे आना है यहाँ, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, मतलब उनको शायद वीज़ा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लोग पहुँच गए। जी हाँ, तो इस वक्त तेहरान पहुंच चुकी हूँ मैं और तेहरान के यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। कई रास्तों से गुजरकर यहाँ तेहरान पहुंची हूँ और इत्तेफाक देखिए मुझे कौन मिल गए यहाँ पर। अमरीश मिश्रा जी, जाने माने पत्रकार और बुद्धिजीवी यहाँ मिल गए हैं और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो मैं कहूँगी अयातुल्लाह अली खामनेई के जो बहुत सारे नए मुरीद, पुराने तो थे ही उनके करोड़ों मुरीद, जो नए मुरीद हैं उनमें ये भी शामिल हो गए हैं और आए हैं हिंदुस्तान से पूरा सफ़र करके। इसके अलावा फ़्लाइट में, जिस फ़्लाइट से मैं आ रही थी, आप यकीन जानिए इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है ईरान से, जिनका ईरान की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी ईरान आए भी नहीं हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छात्र थे, लेकिन छात्रों के अलावा इनके जैसे लोग भी हैं जो अपनी श्रद्धांजलि या खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ तेहरान में मौजूद हैं। अमरीश जी, क्या मिल गया आपको यहाँ, कैसे आ गए आप? नहीं, मैं तो देखिए पहले भी आया था 28 दिसंबर 2 जनवरी के बीच, अच्छा, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। ओके। तो यहाँ पर कासिम सुलेमानी साहब के सेमिनार था। तो हम लोग एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं और हम आइडियोलॉजिकली मानते हैं कि जो ईरान की आइडियोलॉजी है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मानते हैं उसको। तो इसलिए हम आए कि ये एक बहुत बड़े एंटी कॉलोनियल हीरो को असैसिनेट किया गया और हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और संकल्प करने आए हैं, जैसे यहाँ पर है कि वी राइज। तो ये है मामला। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत खुद एक साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का इतना बड़ा शिकार रहा। अंग्रेज़ों ने हमें कितने साल गुलाम बना के रखा और हमसे बेहतर इसको कौन जानता है कि ग़ुलामी जो है वो क्या होती है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, या हिंदी में हम औपनिवेशिकवाद भी हम कहते हैं। तो ये बताइए कि फ़िलहाल जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा हैं और भारत से जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं? देखिए, भारत से मैंने देखा कि कई लोग छात्र जैसे दरभंगा जिले से लोग आ गए, हाँ, अब ये सीतामढ़ी से आ गए, कुछ लोग गोरखपुर से आ गए, अपने आप चल दिए। मतलब उनको कोई पता ही नहीं था कि कैसे आना है यहाँ, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, मतलब उनको शायद वीज़ा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लोग पहुँच गए। तो ये बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए, जो अभी एक बड़ा नाजुक वक्त है जिसमें हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो आर्टिकल रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ये इजराइल असैसिनेट करने जा रहा था इंडियन डेलीगेशन को जो पाकिस्तान गया था 11-12 अप्रैल को। तो अभी क्यों रिलीज़ किया न्यूयॉर्क टाइम्स? वो इसलिए अमेरिका ये वार्न कर रहा है कि अगर इजराइल कुछ करता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने तो देखो बोल दिया। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो 7 दिन का कार्यक्रम है इसमें सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, उनके खुद के बेटे अयतुल्लाह अली खामनेई के इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर लोग खतरा मोल लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल खतरा मोल लेके आए, मैं तो बिल्कुल 100% कहूँ। यानी किसी भी महफिल में, किसी भी जुलूस में कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति देखिए है, मतलब यहाँ पर और कई लेवल पे है। मतलब वो जो षड्यंत्र चल रहे हैं, बाहर से हमला हो सकता है, अंदर से हो सकता है, कोई ईरान के बॉर्डर पे कोई एक जंग छिड़ जाए जो वहाँ के कुछ कर्डिश मिलिटेंट्स हैं उनसे, तो कोई वो जो मोसाद के लिए काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए देखिए आने वाले 3-4 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण। और भारत से 2 तरह के डेलीगेशन आए। भारत से पहला आया विपक्ष का डेलीगेशन, महबूबा मुफ्ती को हमने देखा, सलमान खुर्शीद को देखा, इसके अलावा कुछ रिलीजियस जो लोग थे वो भी वहाँ पर आए। उसके अलावा भारत की सरकार ने फिर 2 लोगों को यहाँ भेजा है। तो क्या ये अच्छा होता कि दोनों डेलीगेशन साथ में आते हैं, या ये ठीक लग रहा है आपको? नहीं, देखिए इसमें हम ये कहना चाहेंगे, भारत सरकार मुबारक है और वो जिस भी तरह से भेजना चाहें भेजें। हम लोग देखिए ये इस मोमेंट को, अब देखिए कैसे डेलीगेशंस आए हैं यहाँ पर, ये बहुत ख़ास एक तरीके का फ्यूनरल, मैंने ऐसा फ्यूनरल लाइफ में नहीं देखा, जहाँ पर देश के कई देशों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, उनके सचिव आ रहे हैं, उनके सेक्रेटरीज आ रहे हैं, उनके ये आ रहे हैं, शंघाई
इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब पूरे कई वर्ल्ड बॉडीज को अलग से बुलाया गया है। तो ये तो यूनिक है। और वो बांग्लादेश का ऑफिशियल डेलीगेशन भी है और जमात इस्लामी भी आया हुआ है, तो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया हुआ, उसमें कई लोग। तो ये ईरान नहीं चाहता था इस बार कि कोई, देखिए पुतिन आ जाए, जी जिनपिंग आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, बहुत अच्छा होता। लेकिन मेरे ख्याल से उन लोगों की कोशिश भी ये नहीं थी। उनकी कोशिश ये थी कि जितना बड़ा मास जितने बड़ी देशों से इकट्ठा हो वो महत्वपूर्ण। तो 100 देशों से ज्यादा लोग यहाँ पर 100 आए। देशों से और ज्यादा ये बात सच है कि क्या यूरोप को ईरान ने कहा कि कोई भी हमारा नहीं आना चाहिए, हम आपसे नाराज हैं? एक सवाल का ये हिस्सा। दूसरा ये कि क्या ये सच है, खबर ये भी लीक हो गई थी कि अमेरिका के अलग अलग दूतावासों ने बहुत सारे देशों को मजबूर किया और उनसे कहा कि हमें ये पसंद नहीं आएगा अगर आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ईरान भेजेंगे। देखिए, अमेरिका तो एक ड्रामा करता है, क्योंकि देखिए अभी ट्रंप एयरफोर्स 1 पे चढ़ रहे हैं जो कतर ने दिया है, और कतर के डेलीगेशन को वो कैसे मना कर सकते हैं? कतर का डेलीगेशन आया है, सऊदी अरब भी आया। अब ये और इजराइल का प्रेशर रहता है, कुछ बोलते रहो। लेकिन यूरोप का ना आना ये उनकी चॉइस है, यूरोप की चॉइस। अच्छा। हाँ, ईरान ने नाराजगी जताई, लेकिन अगर कोई डेलीगेशन आता तो ईरान क्यों मना करता? लेकिन ईरान ने ये कहा था कि हमें पसंद नहीं है आप ना। नाराजगी हाँ। तो भाई, अच्छा, नाराजगी। हाँ, नाराजगी तो जताई कि इस तरह से बिहेव अभी भी आप कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेके भी जो स्टैंड है यूरोपियन कंट्रीज का, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने खुद ही आना बेहतर नहीं समझा, मेरे ख्याल से कोई डेलीगेशन। अब आखिरी 2 सवाल, जो राजनीतिक संदेश है इस पूरे फ्यूनरल का, इस पूरे जनाजे का, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए, ये तो आराम से भी हो सकता है, 4 महीने बाद ताबूत में बाकायदा सजाकर जुलूस निकाले जाएंगे, अलग अलग शहरों में ये जुलूस जाएगा। ईरान क्या बताना चाहता है दुनिया को? मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान ये बताना चाह रहा है कि ग्लोबल साउथ की ये गैदरिंग है और एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है, यानी एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट ग्लोबल साउथ में बन रहा है, बहुत बड़ा, जिसमें जनता शामिल है। और ये बेसिकली जो फ्यूनरल हो रहा है, ये दुनिया को ईरान शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। अच्छा। वही एफजीपी वो दिखा रहा है कि हमारे पास जनता है, हमारे पास दुनिया के अलग अलग। आप बताइए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि पैलेस्टीन से हमास आया, उसके बाद इस्लामिक जिहाद आया, जो 2 मेन संगठन, और फिर कम्युनिस्ट PFLP भी आया, जो उनका जब दोनों सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पूरा स्पेक्ट्रम। लेकिन कम्युनिस्ट फोर्सेस भी आई हैं इसमें। तो ये इतना बड़ा यूनाइटेड फ्रंट ये तो दुनिया ने आज तक नहीं देखा। और मुझे लगता है कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि एक जनाजे के इर्द गिर्द ये तय हो रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा। और मुझे लगता है अमरीश जी, कितनी दिलचस्प बात है। आप देखिए कि दुनिया जब से उनकी हत्या की गई और जब से अब उनका जनाजा जा रहा है, इसके बीच पूरी दुनिया बदल चुकी है। कैसे बदली आपकी नज़र में? नहीं, मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात कि अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो गया, इजराइल का पूरी तरीके से आइसोलेशन शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ जो ईरान है एक रीजनल पावर बन के उभरा है, और जियोपॉलिटिक्स में रशिया, चाइना और ईरान का एक्सेस उभर के सामने आया। अब यहाँ पर भारत जैसे देशों को चूज करना है कि वो अमेरिका, इजराइल, नेटो के साथ जाएंगे कि वो रशिया, चाइना और ईरान के साथ। और भारत क्या तय कर रहा है? भारत में मोदी जी नहीं आए, कोई तो संदेश है उनके ना आने में। नहीं, अब ठीक है, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन भारत को देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से भारत के नेचुरल एलाइज ईरान, रशिया, होना चाइना, चाहिए, है ना? ईरान, हाँ, रशिया, चाइना। हाँ। नहीं, और कोई रास्ता भारत ले ही नहीं सकता, मैं तो ये मानता हूँ। अगर लेगा तो यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा एक इख्तलाफ हो जाएंगे अब सिस्टम में। ये जंग आप खत्म मानते हैं, और भारत के लिए क्या संदेश मानते हैं इस जंग का? ये एक तरह की नैतिक जंग भी थी, सिर्फ हथियारों से जंग खत्म नहीं हुई है, कहीं नहीं खत्म हुई। अभी मैं एक इरानियन महिला से बात कर रहा था, जो बिल्कुल वेस्टर्न महिला की तरह थी, हमारे साथ ही बैठी थी। वो खुद ही कह रही थी कि जंग तो होगी, क्योंकि जंग वो इजराइल ईरान को रहने नहीं देगा, और ईरान इस बात को जानता है कि इजराइल अगर रहा तो मिडिल ईस्ट हमेशा बर्बाद रहेगा, तो जंग तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि अब आने वाले आपके कुछ दिन बहुत अच्छे यहाँ पे गुजरेंगे, और एक नया संदेश और नई ऊर्जा लेके आप भारत वापस जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।